देखिए, इलेक्शन कमीशन आज हिंदुस्तान में आप पोलिंग करके देख लीजिए कि कितने लोग मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन बेईमान हो गया है। 90% लोग ये मानेंगे कि आज का इलेक्शन कमीशन बेईमान है। 90% कहते हैं हम वोटर्स लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्म में नहीं देंगे। पहले तो वोटर्स लिस्ट मतलब जो डिलीशंस की लिस्ट थी बिहार में, वही नहीं दे रहे थे कि किन लोगों का नाम कट गया, वही नहीं दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर देनी पड़ी। फिर कहते हैं अच्छा हम देंगे लेकिन मशीन रीडेबल फॉर्म में नहीं देंगे, जिससे कि लोग नाम डालकर सर्च कर सकें कि भाई इस नाम के कितने लोग हैं इस लिस्ट में। इसका कोई एक्सप्लेनेशन आज तक इलेक्शन कमीशन से नहीं आया कि 17C की जो फिगर है वो उनके वेबसाइट पर क्यों नहीं आती, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर। सुप्रीम कोर्ट में एड़ी चोटी का जोर लगाकर रेजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, हम 17C की फिगर चाहे हमको पोलिंग एजेंट को देनी हो, बूथ एजेंट्स को देनी होती है, सारी पार्टियों को देनी होती है, ये हमारा कानूनी दायित्व है, लेकिन हम किसी हालत में वेबसाइट पर नहीं डालेंगे। So for example 17C forms, जिस पर बहुत there has been a lot of discussion as अच्छा नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल सकते हैं। तो 17C का जो फॉर्म है, जो पोलिंग ख़त्म होती है उसके बाद जो पोलिंग ऑफिसर है वो एक बटन दबाता है EVM का, जिसमें आ जाता है कि कितनी वोट इस EVM में कास्ट करी गई, और वो फिगर 17C के फॉर्म में लिखकर पोलिंग ऑफिसर दस्तखत करके सारे पोलिंग एजेंट्स को देता है। दिस इज द नॉर्मल रूल। अब कितने पोलिंग एजेंट्स वहाँ रहते हैं जो 17C का फॉर्म लेते हैं नहीं लेते हैं कहना मुश्किल है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के तो पोलिंग एजेंट्स होते ही नहीं, मतलब बूथ एजेंट्स होते ही नहीं जो वहाँ बूथ पर बैठते हैं, और बहुत सारी पार्टियों के जिनके होते भी हैं तो वो 17C फॉर्म से पहले ही चले जाते हैं। लेकिन इसका कोई एक्सप्लेनेशन आज तक इलेक्शन कमीशन से नहीं आया कि 17C की जो फिगर है वो उनके वेबसाइट पर क्यों नहीं आती, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर। सुप्रीम कोर्ट में एड़ी चोटी का जोर लगाकर रेजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, हम 17C की फिगर चाहे हमको पोलिंग एजेंट को देनी हो, बूथ एजेंट्स को देनी होती है, सारी पार्टियों को देनी होती है, ये हमारा कानूनी दायित्व है, लेकिन हम किसी हालत में वेबसाइट पर नहीं डालेंगे। मतलब इससे ज्यादा बेईमानी की मंशा का प्रमाण हो ही नहीं सकता। अगर कोई बेईमान नहीं है, इलेक्शन कमीशन बेईमान नहीं है, तो उसको क्या दिक्कत है 17C की फिगर अपने वेबसाइट पर डालने में? अगर कोई ये कहता है कि हमारा कानूनी दायित्व है पोलिंग एजेंट्स को देना, लेकिन हम वेबसाइट पर नहीं डालेंगे, जनता को नहीं पता होना चाहिए, तो इसके मतलब उनके दिल में, दिमाग में खोट है। दूसरी बात, कहते हैं हम वोटर्स लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्म में नहीं देंगे। पहले तो वोटर्स लिस्ट मतलब जो डिलीशंस की लिस्ट थी बिहार में, वही नहीं दे रहे थे कि किन लोगों का नाम कट गया, वही नहीं दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर देनी पड़ी। फिर कहते हैं अच्छा हम देंगे लेकिन मशीन रीडेबल फॉर्म में नहीं देंगे, जिससे कि लोग नाम डालकर सर्च कर सकें कि भाई इस नाम के कितने लोग हैं इस लिस्ट में। अपना नाम डालकर ढूंढ सकें कि हमारा नाम कहां पर आता है। अरे क्यों नहीं देंगे? कहते हैं कि नहीं नहीं, प्रिवेसी का, निजता का हनन हो जाएगा। इससे निजता का क्या मतलब है कि मशीन रीडेबल हो या ना हो? वोटर्स लिस्ट आप देंगे लेकिन मशीन रीडेबल नहीं देंगे। फिर इनके रूल में लिखा हुआ है फॉर्म 6 और फॉर्म 7। फॉर्म 6 होता है अपना नाम ऐड करने के लिए, ये फॉर्म 6 की एक अजीब बात है।
जब आप अपना नाम पहली बार वोटर लिस्ट में ऐड कराने जाते हैं तो उसमें आपको अपने एज का कोई प्रमाण देना होता है, जिसके लिए आधार कार्ड या कुछ भी दे सकते हैं, बैंक का कोई डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, बिजली का बिल, कुछ भी। दूसरा, आपकी जहां आप रहते हैं आपके रेजिडेंस का प्रूफ, कोई भी प्रमाण दे दीजिए। सिटीजनशिप के लिए सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, उस फॉर्म में लिखा है, आपको बस डिक्लेयर करना है कि आप सिटीजन हैं, और अगर आपका डिक्लेरेशन झूठा पाया गया तो आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। कोई प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में सिटीजनशिप का प्रमाण कितने लोगों के पास होता है? बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट कितने लोगों के? 2-3% लोगों के पास। अधिकतर लोगों के पास कोई प्रमाण नहीं होता है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने लाल बाबू हुसैन में ये बोला था, जजमेंट 95 में आया था, जहां ये सवाल उठा था कि क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि आप हमको ये 3, 4, 5 डॉक्यूमेंट्स दीजिए, और अगर आपने नहीं दिए तो आपका नाम हम इस आधार पर काट देंगे कि आप सिटीजन नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कतई आप ये नहीं कर सकते। पहली बात, किसी का भी नाम अगर पुरानी वोटर्स लिस्ट में है तो उसको प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो सिटीजन है, और अगर आपके पास कोई डाउट है कि ये सिटीजन नहीं है तो आप उसको प्रमाण के साथ बताइए कि भाई क्यों उनको डाउट है कि आप सिटीजन नहीं है, और फिर उसके बाद अपनी सफाई में वो जो भी एविडेंस पेश करेगा, ओरल या डॉक्यूमेंट्री, ओरल एविडेंस भी, अगर हम एफिडेविट लिख कर दे देते हैं कि हमारी यहाँ पैदाइश हुई, हम यहाँ इतने साल से रहते हैं, मेरे ये पिताजी माताजी हैं, दैट इज इनफ। अगर उसके बाद कोई दूसरा जना उसको डिस्प्लेस करने के लिए उससे बहुत स्ट्रॉन्गर एविडेंस लाता है, तब अलग बात हो सकती है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम ये भी नहीं मानेंगे, लाल बाबू हुसैन को भी नहीं मानेंगे। अब कह रहे हैं आजकल कि आप प्रमाण दीजिए, ये 11-12 डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें से प्रमाण दीजिए, और नहीं तो हम आपका नाम हम चाहें तो काट सकते हैं कि आप सिटीजन नहीं। यानी कि ओनस ऑफ प्रूफ आपके ऊपर शिफ्ट कर दिया है, चाहे आप पुरानी वोटर्स लिस्ट में हो। तो फिर फैमिली ट्री वगैरह कह रहे हैं कि भाई फैमिली ट्री में आपका नाम, आपके पूर्वजों का नाम होना चाहिए, तब आपको फिर डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। पर फैमिली ट्री 2003 से आपको ट्रेस करना है, कई बार नहीं ट्रेस हो पाता है। दूसरा, तो इसलिए देखिए, इलेक्शन कमीशन आज हिंदुस्तान में आप पोलिंग करके देख लीजिए कि कितने लोग मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन बेईमान हो गया है। 90% लोग ये मानेंगे कि आज का इलेक्शन कमीशन बेईमान है। 90%। जब हिंदू ने, सीएसडीएस ने ये पोल किया 2014 के इलेक्शन के पहले कि कितने लोगों को ये लगता है कि ईवीएम में बेईमानी हो रही है, ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उस समय भी अधिकतर लोगों ने ये बोला कि हाँ, हमें लगता है कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा रहा है। देखिए, ईवीएम में क्या प्रॉब्लम है। ईवीएम पहले जब इंट्रोड्यूस किया गया, जिस समय वीवीपैट मशीन्स नहीं लगाई गई थी, एक सिंपल काउंटिंग मशीन की तरह था। यानी कि आपने नंबर 1 बटन दबाया तो नंबर 1 पर आपकी वोट दर्ज हो जाएगी, नंबर 2 बटन दबाया तो नंबर 2 पर दर्ज हो जाएगी, नंबर 3 बटन दबाया तो नंबर 3 पर दर्ज हो जाएगी। अब ये तो इलेक्शन कमीशन को पता है कि नंबर 1 पर कौन कैंडिडेट है, 2 पर कौन कैंडिडेट है, 3 पर कौन कैंडिडेट है, लेकिन ईवीएम सिर्फ ये रिकॉर्ड करेगी कि 1 के बटन 100 बार दबे, 2 के बटन 112 बार दबे, 3 के बटन इतनी बार दबे। और क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास पूरा लिस्ट है कि भाई 1 पर कौन था, 2 पर था, तो इसलिए वो उसके हिसाब से टैली करते थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, अब ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों आदेश दिया वीवीपैट का? उन्होंने बोला कि भाई ईवीएम मैनिपुलेट हो सकती है, चाहे उस समय मैनिपुलेट नहीं हो सकती थी, वर्चुअली नहीं हो सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ईवीएम के ऊपर काफी शक है और इसलिए पेपर ट्रेल होना जरूरी है, और हर बूथ पर, हर ईवीएम पर पेपर ट्रेल के लिए वीवीपैट मशीन लगाई जाएगी।
अब क्या हुआ, क्योंकि वीवीपैट मशीन में सिर्फ सिंबल आता है, नंबर नहीं आता। आप नंबर 1 बटन दबाएंगे तो उसमें बीजेपी का सिंबल आ जाएगा, नंबर 2 बटन दबाएंगे तो उसमें कांग्रेस का सिंबल आ जाएगा। इसलिए उस मशीन में और वीवीपैट मशीन में कंट्रोल यूनिट में सॉफ्टवेयर डालना जरूरी हो गया। वो सॉफ्टवेयर जो ये बताए कि नंबर 1 पर कौन सी पार्टी है और उसका कौन कैंडिडेट है और उसका कौन सा सिंबल है। तो अब क्या होता है, अब जो नई ईवीएम मशीन्स हैं उसमें इलेक्शन से कुछ दिन पहले एक ऑफिसर आता है, कोई टेक्निकल ऑफिसर, वो हर कंस्टिट्यूएंसी की सारी मशीन्स को लेकर उसमें कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर लोड करता है। अब उस सॉफ्टवेयर में क्या है क्या नहीं है कुछ पता नहीं है। सॉफ्टवेयर में मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, उसमें आप सॉफ्टवेयर ये भी डाल सकते हैं कि भाई हर दूसरी वोट इस पार्टी की चली जाए। अब वीवीपैट मशीन को कैसे गड़बड़ कर सकते हैं? वीवीपैट मशीन में भी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए हो सकती है क्योंकि इन्होंने कुछ साल पहले उसका ऊपर का शीशा जो ट्रांसपेरेंट होता था उसको काला कर दिया। अब अंदर से जब बल्ब जलता है तभी दिखाई देता है कि अंदर मशीन के अंदर क्या है। जब तक अंदर से बल्ब ना जले आपको कुछ नहीं दिखाई देता कि मशीन के अंदर क्या है। उसका बड़ा आसानी से मैनिपुलेशन किया जा सकता है। अगर आप ये कह दें कि जब 2 वोट कंसेक्यूटिव एक ही पार्टी को दी जाती है तो पहली वोट जब पड़ी तो उसकी लाइट जली, आपने देख लिया कि हाँ इसमें कमल का सिंबल है, आप खुश हो गए, आप चले गए, लाइट बंद हो गई। अब वो सिंबल, वो पेपर स्लिप कट के गिरी नहीं, वहीं टंगी रही। दूसरा आदमी आया, उसने भी कमल पर बटन दबाया, फिर आकर लाइट जली और उसने देख लिया कि हाँ कमल का सिंबल दिख रहा है और अब वो भी चला गया। जब वो चला गया तो लाइट बंद हुई और एक स्लिप तो ये कमल की गिर गई और एक और स्लिप लेट से कांग्रेस की गिर गई। तो अब आपने एक बीजेपी का वोट कांग्रेस की वोट में ट्रांसफर कर दिया। इस वजह से हम लोग तो जब सुप्रीम कोर्ट गए, हम लोग की तो मांग बिल्कुल सिंपल थी कि भाई आपने वीवीपैट मशीन लगाई इसलिए कि पेपर ट्रेल होनी चाहिए, और पेपर ट्रेल को आप काउंट क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी उनका रूल ये है कि हम हर एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में बस 5 बूथ्स का काउंट करेंगे वीवीपैट का, और उसमें भी ये रूल है कि अगर वीवीपैट और ईवीएम में मिसमैच पाया गया तो हम वीवीपैट का जो काउंट है उसको अकाउंट में लेंगे। ये नहीं कि हम फिर बाकी सारे ईवीएम्स को भी चेक करेंगे, बाकी सारे वीवीपैट्स भी काउंट करेंगे। यानी कि 5 सैंपल आपने काउंट करे, उसमें से एक में गड़बड़ निकल आई, एक में ये निकला या 2 में निकला कि भाई ईवीएम और वीवीपैट के काउंट में मिसमैच है। अब कायदे से आपको ये सोचना चाहिए कि अगर इस मशीन में मैनिपुलेशन था तो औरों में भी हो सकता है, आप सारे काउंट करिए। नहीं, और नहीं हम काउंट करेंगे, बस उसमें हम रिप्लेस कर देंगे। मतलब इससे ज्यादा बेईमानी का रूल तो कोई हो ही नहीं सकता। अब वो कहते हैं कि हम क्यों नहीं काउंट करेंगे वीवीपैट? हमने बोला कि सारे वीवीपैट्स काउंट करा लीजिए, क्या दिक्कत है? जब इतने लंबे लंबे बैलेट पेपर थे जिसमें 20 लोगों के नाम और सिंबल होते थे, उनको काउंट करने में 24 घंटे से, पूरे देश में जनरल इलेक्शन में 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगते थे। अब आपकी छोटी छोटी स्लिप है जिसमें सिंबल है, उन सिंबल की स्लिप्स को आप अलग अलग कर दीजिए, 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे आपको सारी कंस्टिट्यूएंसीज का काउंट करने में। कहते नहीं, हम 2 घंटा नहीं और वेट कर सकते, हमको तुरंत इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस करना है, 2 घंटा हम और काउंटिंग नहीं कर सकते। आप इलेक्शन 7 फेजेस में 7 हफ्ते में कर रहे हैं। यानी जब पहली वोट कास्ट होती है और उसके बाद रिजल्ट आता है 7 हफ्ते बाद, और आप कह रहे हैं हम 2 घंटा और नहीं लगा सकते।
यानी कि हर चीज में हम देख रहे हैं कि फॉर्म 6 फॉर्म 7 के बारे में रूल ये कहता है कि फॉर्म 6 की जितनी एप्लीकेशन आती है नए वोटर को इंक्लूड करने की, या फॉर्म 7 की जितनी एप्लीकेशन आती है वोटर के डिलीशन की, उसी दिन वेबसाइट पर आ जानी चाहिए। रूल ये कहता है। नहीं डाल रहे कहते हैं हम नहीं डालेंगे। तो इससे ज्यादा प्रमाण क्या हो सकता है बेईमानी का? और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था, 5 जजों की खंडपीठ ने जजमेंट दिया कि इलेक्शन कमिश्नर का चयन सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं हो सकता। अगर सरकार के हाथ में होगा तो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसलिए उन्होंने बोला कि इलेक्शन कमिश्नर का चयन जो है 3 लोगों की कमेटी में होना चाहिए, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन ये सरकार ने एक नया कानून बना दिया और इसको बदल दिया और चीफ जस्टिस को हटाकर बोल दिया कि प्रधानमंत्री, एक और मंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपने डिसेंट नोट्स देते रहते हैं और ये लोग बनाते किनको हैं? अब नया तरीका है सरकार का ये है कि उन्हीं लोगों को बनाओ जिनका पृष्ठभूमि हो कि वो भ्रष्ट थे, जिनकी पृष्ठभूमि हो कि उन्होंने कोई बेईमानी या गलत काम किया था जिससे कि हम उनको ब्लैकमेल कर सके। अब उनका सिक्योरिटी और टेन्योर उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। हम जब चाहें ईडी या सीबीआई को उनके पीछे छोड़ सके, इस तरह के लोगों को बनाओ जो सरकार के कहने के खिलाफ जा ही ना पाए। तो प्रॉब्लम सारी यहां से खड़ी हो गई है कि इलेक्शन कमीशन एकदम बेईमान हो गया। और इलेक्शन कमीशन, हम लोगों ने ये कानून जो सरकार ने बनाया है इसको चैलेंज किया हुआ है। 2 साल से हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुनवाई नहीं होती। सिंपल सा केस है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने कह दिया कि अगर सरकार के हाथ में अपॉइंटमेंट है तो लोकतंत्र के लिए खतरा है, ऐसा कानून नहीं हो सकता। सीधा सीधा है। अब उसमें अब आपको 2 या 3 जजेस की खंडपीठ में कितना टाइम लगेगा ये देखने के लिए कि अब सरकार ने फिर से अपने हाथ में ले लिया, प्रधानमंत्री, एक और मंत्री, अब अमित शाह, मोदी और राहुल गांधी, ये लोग तय करते हैं। कितना टाइम लगेगा? 1 घंटे की बात है। 1 घंटे में और 5 जजमेंट्स हैं, एनजेएसी का जजमेंट है, इसका जजमेंट है, आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल का जजमेंट है। सब में यही बोला है, हर जजमेंट में ये बोला है कि अगर अपॉइंटमेंट एक पार्टी के हाथ में है तो वो ट्राइब्यूनल फेयर नहीं होगा और ऐसा होना नहीं चाहिए। तो देयरफॉर 2 साल से सुनवाई नहीं हो रही। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि मतलब हम लोग एसआईआर पर कोर्ट में जाते हैं, एसआईआर पर जो योगेंद्र जी ने बताया, इतनी सारी चीज़ें हम लोग ने पॉइंट आउट करी। हम लोग ने बोला कि अच्छा 2003 में जो एसआईआर आपने किया था इंटेंसिव रिविजन, उसमें जो गाइडलाइंस इशू करे थे वो दे दीजिए। नहीं दिए। मतलब इलेक्शन कमीशन की बेईमानी की मंशा हर चीज में दिख रही है, हर चीज में दिख रही है। कहते हैं हम नहीं देंगे। योगेंद्र जी ने कहीं से किसी तरह से खुफिया तरीके से निकलवा लिए वो 2003 के गाइडलाइंस। उसमें निकल कर आया कि 2003 में तो ये हुआ ही नहीं था, इंटेंसिव रिवीजन हुआ लेकिन नए सिरे से वोटर्स लिस्ट नहीं बनाई गई थी। पुरानी वोटर्स लिस्ट के ही आधार पर नई वोटर्स लिस्ट बनाई गई। लेकिन अब तो ये बिल्कुल नए सिरे से कह रहे हैं जो एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरेगा उसका नाम आएगा ही नहीं वोटर्स लिस्ट में। तो हर चीज में बेईमानी, हर चीज में बेईमानी, हर चीज में कहते हैं हम कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतेंगे। मतलब इतने सारे रूल्स हैं ट्रांसपेरेंसी के बारे में। जैसे हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने महमूद प्राचा के केस में या किसी के केस में, कि भाई आपके पास वीडियोस हैं, ये दिखाएंगे कि 5 बजे कितने लोग क्यू में लगे हुए थे, क्योंकि बाहर तो आपका सीसीटीवी कैमरा मैंडेटरी होता है। आप वो वीडियो दिखा दीजिए जो प्रभाकर जी ने बताया। अरे अगर वो वीडियो दिखा दें कि भाई 5 बजे कितने लोग लाइन में खड़े थे, तो साफ जाहिर हो जाएगा कि भाई 400 लोग तो नहीं खड़े थे। जिन 400 लोगों ने 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद वोट डाल दिया। लेकिन कुछ नहीं दिखाएंगे, सब चोरी छुपे रात के अंधेरे में सारा काम चल रहा है। और जैसा कुरैशी जी ने बोला कि भाई अगर 60 लाख लोगों के ऑब्जेक्शंस अपील में तय करने हैं
उन्होंने बोला अच्छा आप लोग नहीं कर पा रहे, हम जज को लगा देंगे। जजों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, हम कहते हैं हम दूसरे स्टेट से ले आएंगे। अरे 60 लाख केस कितने दिन में तय कर देंगे आप? 3 हफ्ते में कोई कितने भी जज लगा दें, आप पूरे देश के सारे जज लगा दें, पूरे देश में आज 5000 जजेस हैं, 5000 जजेस को भी आप लगा देंगे तो 60 लाख केस वो नहीं तय कर पाएंगे। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं जी हम करवा देंगे। अब तो देखो प्रॉब्लम ये हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट की भी आज ये हालत हो गई है कि आज, अब जैसे अभी तो योगेंद्र जी ने बोला कि हम लोग किस डिस्कशन से शुरू किया था इलेक्टोरल डेमोक्रेसी और कहाँ पहुंच गए। अगला ये होने वाला है, देखिए मैं बता रहा हूं अगला क्या होने वाला है। ईवीएम का सारा काउंट ये दिखाएगा कि कैंडिडेट ए जीत गया, रिटर्निंग ऑफिसर अनाउंस कर देगा कि कैंडिडेट बी जीत गया। सब दिखा रहा है, काउंटिंग दिखा रही है कि ये कैंडिडेट ए जीत गया, रिटर्निंग ऑफिसर क्योंकि इलेक्शन कमीशन का है उसने बोला ये बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। अब आप हो रहा है, कई जगह हो रहा है, अब आप लड़ते रहिए कोर्ट में। वो कहते हैं इलेक्शन पिटीशन फाइल करिए। इलेक्शन पिटीशन तो 5 साल में, अभी पिछले 20 साल या 50 साल का इतिहास देख लीजिए कि 5 साल में कितनी इलेक्शन पिटीशन तय हुई हैं या अलाउ हुई। डिसमिस करना तो बड़ा आसान होता है, टेक्निकल ग्राउंड पर आप डिसमिस कर देते हैं। कितनी अलाउ हुई हैं? राजनारायण वाली एक अलाउ हो गई थी 5 साल खत्म होने से 1 साल पहले। बाकी हार्डली कोई इलेक्शन पिटीशंस 5 साल के अंदर डिसाइड होती हैं। तो मतलब कोर्ट में जाना भी इल्यूजरी सा हो गया है। तो इसलिए अगला स्टेज वही आने वाला है कि जब इससे भी नहीं काम बनेगा, जितना सब मैनिपुलेशन आपने डिलिमिटेशन कर दिया, एसआईआर कर दिया, सब कुछ कर दिया, वोटर्स को रोक दिया, ये भी हो रहा है। रामपुर में सारी मुस्लिम पॉपुलेशन है, बीजेपी जीत गई। कैसे जीत गई? वो कहते हैं कि सारी जगह घेराबंदी कर दी कि मुस्लिम वोटर्स के एरिया में कि उनको तो वोट डालने ही नहीं देंगे। पुलिस चारों तरफ बैठ गई और ये इलेक्शन कमीशन सब कुछ होने दे रहा है। और वेस्ट बंगाल में कह रहे हैं कि हम सारे ऑफिसर्स को बदल देंगे, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ये वो डीजीपी, सबको बदल देंगे। हम गुजरात से सारे ऑफिसर्स ले आएंगे, वही सारा इलेक्शन मैनेज करेंगे। मतलब इस तरह का काम चल रहा है। सो देयरफॉर बहुत गंभीर स्थिति है। सवाल ये है कि हमारा पूरा इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का जो मॉडल था पूरी तरह से चरमराया हुआ है। आज हर तरह का डाउट है, किसी को कोई कॉन्फिडेंस नहीं है इस तरह के मॉडल में। लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं, ये सवाल है। तो इसके लिए तो एक दूसरी बैठक बुलानी पड़ेगी कि भाई, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज की हालत बहुत ख़राब है, उनके तो बूथ लेवल एजेंट्स भी नहीं होते जो फॉर्म 17 से कलेक्ट करके प्रॉपरली रख सकें। तो इसलिए जैसे उन्होंने बताया अपने महापात्रा जी ने कि फॉर्म 17C और फॉर्म 20 में बहुत डिस्क्रिपेंसी निकली, कई जगह डिस्क्रिपेंसी निकली और बहुत डिस्क्रिपेंसी निकली। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज की ये हालत है कि वो लोग उसके प्रमाण जुटाकर प्रॉपरली उसको एड्रेस नहीं कर पाते। तो पॉलिटिकल पार्टीज की हालत बहुत बुरी है। इसमें मेन स्टेक होल्डर्स हमारे लोकतंत्र में हमारे नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं। सिटीजन्स को ही बैठ के, सिविल सोसाइटी को ही बैठ के ये तय करना पड़ेगा कि इसके बारे में हमको क्या करना है। पहले हम लोग सोचते थे कि जुडिशरी से रिड्रेस हो जाएगा, आज वो भी जो हमारी उम्मीद थी ख़त्म होती जा रही है कि जुडिशरी से रिड्रेस हो जाएगा, क्योंकि जुडिशरी की भी हालत हम देख रहे हैं बहुत ख़राब हो गई है। यही मैं कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद।